दयालुपुर नाम के गांव में कन्हैया नाम का गवाला रहा करता था। कन्हैया बहुत ही ईमानदार था और वो दूध बेचने का काम किया करता। उसका दूध एकदम शुद्ध और गाढ़ा होता था। वो पास के नगर में जाकर दूध बेचता था। अरे राम राम साहब, आज कितना दूध चाहिए आपको? राम राम, 1 लीटर दे दो भैया। कन्हैया दूध देने लगता है, तभी शर्मा जी बोलते हैं, भैया आपका दूध तो बहुत गाढ़ा है, एकदम शुद्ध लगता है। हाँ जी भैया, बिल्कुल शुद्ध है। ऐसा बोलते हुए कन्हैया वहाँ से चला जाता है और उस नगर में अपनी साइकिल को लेकर गली गली घूम घूम कर दूध बेचता है। उस नगर में मोहन नाम का गवाला रहा करता था। मोहन की उस नगर में एक लौती दूध की डेयरी थी, जिस पर वो अशुद्ध और मिलावटी दूध के पदार्थ बेचा करता था। एक लौती डेयरी होने की वजह से सभी उसी डेयरी से दूध खरीदते। अरे मोहन काका, 1 किलो दही देना। अभी देता हूँ। मोहन राजू को एक पैकेट उठाकर देता है तो राजू बोलता है, मोहन काका वजन तो करो। 1 ही किलो है, तौल के ही रखा है, लेना है तो लो वरना निकलो यहाँ से। ये सुनकर राजू को मायूसी के साथ उस दही के पैकेट को लेकर जाना पड़ता है। उस नगर के लोग मोहन से बहुत परेशान हो गए थे। धीरे धीरे सभी को कन्हैया के बारे में पता चलता है और सभी लोग कन्हैया से दूध लेना शुरू कर देते हैं। दूध ले लो, दूध ले लो। कन्हैया की आवाज सुनकर एक महिला निकलती है और बोलती है, अरे कन्हैया भैया, जरा 1 लीटर दूध तो देना। कन्हैया रुक जाता है और उस महिला को दूध देने लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भैया तुम्हारा दूध तो एकदम शुद्ध और ताज़ा लगता है। हाँ एकदम ताज़ा, अभी अभी भैंस से कहाड़ कर लाया हूँ। कन्हैया को दूध देता देख दूसरी महिला भी वहाँ बर्तन लेकर आती है और बोलती है, अरे भैया मुझे भी 2 लीटर दूध देना, खीर बनानी है। आपको मैं गाय का दूध देता हूँ, उसकी खीर अच्छी बनती है और एक जैसे ही दाम है। कन्हैया उन दोनों को दूध देकर वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे पूरे नगर में ये बात फैल जाती है कि पास के गांव से कोई दूध लेकर आता है और पूरे नगर में कन्हैया की बातें होने लगती है। अरे शीला कहाँ जा रही है? अरे क्या बताऊं बहन, मोहन से दूध लेने जा रही हूँ। एक तो इस मोहन की डेयरी पर जाने का मन नहीं होता, इतनी दूध में मिलावट करता है। अरे सही बोल रही हो आप, लेकिन अब हमें उसकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है और न ही उसका मिलावटी कोई सामान खरीदने की। अच्छा हाँ, ये बात तो तुमने सही बोली। जब से कन्हैया दूध लेकर आने लगा है, तब से तो हमें मोहन की दुकान पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सभी नगर के लोग कन्हैया से ही दूध लेने लगे और मोहन अपनी डेयरी पर बैठा रहा करता। मुश्किल से 1-2 लोग ही मोहन से दूध लेने के लिए आया करते। फिर उसे भी कन्हैया के बारे में पता चला। एक दिन कन्हैया अपनी साइकिल से मोहन की डेयरी के सामने से गुजरता है, तभी मोहन उसे रोक कर बोलता है, अरे सुनो, तुम कन्हैया हो ना? हाँ जी, मैं ही कन्हैया हूँ। तुम वही दूध वाले हो ना जो नगर में सभी लोगों को शुद्ध और ताज़ा दूध देता है? हाँ जी भैया, मैं कन्हैया दूध वाला हूँ। तुम्हारी खुद की भैंस है या किसी से खरीद कर दूध बेचने आते हो? नहीं नहीं भैया, मेरी खुद की 2 भैंसें हैं जिनका ताज़ा दूध ही मैं बेचने आता हूँ, एकदम शुद्ध और बिना मिलावट के। यही तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हें मुनाफा कितना हो जाता है? मुनाफा तो इतना नहीं होता, लेकिन सुकून बहुत मिलता है ईमानदारी के काम में। कल से तुम एक काम करना, सारा दूध मुझे दे जाना और उसके बदले मैं तुम्हें 2 गुने दाम दे दूंगा और तुम्हारा ज्यादा मुनाफा भी होगा। नहीं नहीं भैया, ये अच्छा नहीं लगता। अब लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा मैं। ऐसा बोलकर कन्हैया वहाँ से चला जाता है और मोहन अपने दांत पीसता हुआ रह जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मोहन की डेयरी पर कोई भी नहीं आता। तभी मोहन की डेयरी के पास से कन्हैया साइकिल पर गुजरता है तो मोहन सोचता है, इस कन्हैया के बच्चे ने तो सारा धंधा ही मंदा कर दिया, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद मोहन कन्हैया का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है। कन्हैया को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। फिर वो अपने दूध के बर्तन अंदर ले जाता है और उसकी साइकिल बाहर ही खड़ी रहती है और वो अपने घर में खाना खाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद, सो जा बेटा सो जा, कन्हैया तो सो गया। इसकी साइकिल में पंचर कर देता हूँ, फिर देखता हूँ ये सुबह नगर कैसे पहुँचता है दूध बेचने। मोहन कन्हैया की साइकिल में पंचर कर वहाँ से चला जाता है और सुबह उठकर जब कन्हैया दूध बेचने के लिए अपनी साइकिल देखता है तो उसे साइकिल में पंचर हुआ मिलता है। वो अपनी पत्नी सीता को बुलाता है। अरे सीता देखो, किसी ने मेरी साइकिल में पंचर कर दिया है। जरूर ये बच्चों की शरारत होगी। जी बच्चों ने ही किया होगा, लेकिन आप आज दूध बेचने कैसे जाएंगे? एक काम करता हूँ,
मैं ये दूध का बर्तन सर पर रख कर ले जाता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? आप रुकिए, कल जब साइकिल ठीक हो जाएगी तो चले जाना। अरे नहीं, नगर में सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लोगों को दूध नहीं मिल पाएगा। ऐसा बोलकर कन्हैया दूध के बर्तन को सर पर रखकर और दूसरे हाथ में दूसरा दूध का बर्तन उठाकर पैदल ही नगर जाने लगता है। वहाँ पहुंचकर सभी को दूध देता है। कन्हैया को ऐसे देख शर्मा जी बोलते हैं, अरे कन्हैया भैया, आज आप पैदल, आपकी साइकिल को क्या हुआ? वो मैं सुबह उठा तो साइकिल में पंचर मिला। अच्छा। शर्मा जी को दूध देकर कन्हैया पैदल ही नगर में घूमता है। दूध ले लो, दूध ले लो, दूध। कन्हैया मोहन की डेयरी के सामने से गुजरता है तो मोहन उसे देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे ये गांव से इतनी दूर पैदल ही दूध बेचने आ गया, बहुत मेहनती है, मुझे कुछ और तरकीब लगानी होगी। उसके बाद कन्हैया दूध बेचकर अपने घर चला जाता है और पैदल चलने की वजह से वो बहुत थका हुआ होता है। सारा दूध बिक गया जी। दूध तो बिक गया, तुम ये बताओ रामू साइकिल दे गया ठीक करके? हाँ ठीक हो गई, बाहर खड़ी है। बहुत थक चुका हूँ, साइकिल अंदर लेकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ। आज कन्हैया साइकिल तो घर के अंदर ले जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपने दूध के बर्तन बाहर भूल जाता है और घर में जाकर खाना खाकर सो जाता है। रात के अंधेरे में मोहन दोबारा से कन्हैया के घर के पास आता है और इस बार वो कन्हैया के दूध के बर्तन में मरा हुआ चूहा डालकर चला जाता है। वो जा ही रहा होता है कि तभी कन्हैया के पड़ोस का लड़का चिंटू उसे देख लेता है। ये तो पास के नगर का डेयरी वाला मोहन है, ये हमारे गांव में क्या कर रहा है? ऐसा सोचता हुआ चिंटू चला जाता है। सुबह होती है और उसी बर्तन में कन्हैया दूध भरकर बेचने नगर में पहुंच जाता है। दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो, दूध। कन्हैया भैया 2 लीटर दूध देना। अभी देता हूँ, एकदम ताज़ा दूध निकाल कर लाया हूँ अभी। कन्हैया शीला को दूध देने लगता है और जैसे ही शीला के बर्तन में कन्हैया दूध डालता है, उसमें एक मरा हुआ चूहा देखकर शीला सारा दूध फेंक देती है और बोलती है, अरे ये क्या है, दूध में चूहा, हमें ये दूध पिलाकर मारना चाहते हो क्या कन्हैया? नहीं भाभी जी, मुझे तो पता ही नहीं है, कहाँ से आ गया? तभी वहाँ शर्मा जी भी आ जाते हैं। कन्हैया, तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है? कभी साइकिल पंचर तो कभी दूध में मरा हुआ चूहा निकलता है, जरूर इसमें किसी की चाल लग रही है। ऐसा कौन करेगा भैया, मैं तो ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए तो सोचता भी नहीं हूँ। मेरे से किसी को क्या मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? नगर में एक इंसान है ना जिसको आपके आने से घाटा होता है। हाँ शीला भाभी, ये तो तुमने सही बोला। कौन? किसे घाटा होता है? मोहन को। लेकिन मैंने तो कभी मोहन को कुछ नहीं कहा, वो ऐसा क्यों करेगा? अरे कन्हैया भैया, तुम नहीं जानते उस मोहन को। उस मोहन को सबक सिखाना पड़ेगा, मेरे पास एक तरकीब है। उसके बाद शर्मा जी कन्हैया और शीला को अपनी तरकीब बताते हैं। फिर कन्हैया अपने घर जाता है और रात के अंधेरे में फिर से मोहन उसके घर के पास आता है। इस बार मोहन दूध के बर्तन में मेंढक डालने ही वाला होता है कि तभी कन्हैया वहाँ आ जाता है और रंगे हाथों मोहन को पकड़ लेता है और नगर के कुछ लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। देख कन्हैया, मैंने बोला था ना, ये मोहन का ही काम होगा। मोहन, ये क्या करने जा रहे थे तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था, तुम्हारी वजह से मेरी डेयरी पर कोई भी नहीं आता था, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं ये सब कर रहा था। तुम भी अगर शुद्ध और ताज़ा दूध बेचते तो लोग तुमसे भी दूध खरीदना पसंद करते और कोई किसी का नसीब का नहीं खाता है, ये बात हमेशा याद रखना। अरे कन्हैया भैया, इसे क्या समझा रहे हो? मारो इसे, मारो। इतनी भीड़ देखकर चिंटू भी वहाँ आता है और एकदम से बोलता है, अरे आप तो परसों भी आए थे ना हमारे गांव में, काका इन्हें क्यों मार रहे हैं? कन्हैया देखो, तुम्हारी जो साइकिल पंचर हुई और जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ इसी ने किया था, मारो इसे, सब मिलकर मारो। नहीं, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, पुलिस को बुलाते हैं। उसके बाद कन्हैया पुलिस को बुलाता है और मोहन को मिलावट करने के जुर्म में सजा सुनाई जाती है और दूसरी तरफ कन्हैया नगर में दूध पहुंचाने का काम करता रहता है, जिससे उसका परिवार भी सुखी जिंदगी व्यतीत करते हैं। योगेश अपनी माँ पूनम और पत्नी सोनाक्षी के साथ बेलापुर गांव में रहा करता था। उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम चिंटू था। वो बहुत गरीब थे,
योगेश मजदूरी करता और ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। किसी दिन काम मिलता और किसी दिन नहीं। योगेश की माँ पूनम को चाय पीना बहुत पसंद था। दिसंबर की सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर एक दिन, बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी, अभी आई। अरे तू अपने साथ एक कप चाय भी ले आना। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। सोनाक्षी पूनम के कहने पर उसे चाय देती है और अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि पूनम फिर से सोनाक्षी से बोलती है, बहू एक कप चाय और ले आ। आज इतनी सर्दी है कि चाय ही मात्र एक सहारा लगती है। मम्मी जी, अभी तो आपने चाय पी थी। अरे हाँ पी थी, तो क्या, ठंड भी तो इतनी हो रही है, अब तो मेरे खाने पीने पर भी नजर रखेगी क्या? नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये बोल रही थी कि अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं आपको चाय पिए। अरे हाँ तो क्या हो गया, चाय बना कर ला। सोनाक्षी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वो अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं देती और इतनी ठंड में भी वो अपनी सास के लिए चाय बनाने चली जाती है। सोनाक्षी कहाँ हो? जी योगेश जी, मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, अभी आई। एक कप मेरे लिए भी बना देना। आज क्या बस चाय ही बनेगी? घर में राशन का एक दाना नहीं है। सोनाक्षी योगेश को चाय देने जाती है और बोलती है, योगेश जी आपको पता है आज सुबह से मम्मी जी 4 कप चाय पी चुकी हैं और अब घर में दूध भी नहीं बचा है। अगर मम्मी जी ने चाय मांगी तो मैं कहाँ से दूंगी? तो ये बात तो मम्मी से बोल देना, मम्मी समझ जाएंगी। शाम को मैं जब काम पर से आऊँगा तो घर का राशन और सब सामान लेकर आऊँगा। आपने तो बोल दिया कि शाम को लेकर आऊँगा। पूरे दिन में मैं क्या कहूँगी मम्मी जी को? घर में राशन होता ही नहीं था, पर पूनम को तो चाय चाहिए थी। पर शाम को योगेश राशन का सामान तो लाता है, पर वो चाय का सामान भूल जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, उसके हाथ में राशन का सामान देखकर पूनम पूछती है, बेटा तू मेरी चाय का सामान नहीं लेकर आया क्या? मम्मी आप तो जानती है ना, मैं मजदूरी करता हूँ, जितने पैसे मिले आज राशन का ही सामान ला पाया हूँ। पापा मेरे लिए क्या लाए हो? बेटा आज तो तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं ला पाया, कल पक्का मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगा। ठीक है पापा। सोनाक्षी ये राशन का सामान ले जाओ और मम्मी और मेरे लिए 1-1 कप चाय बना दो। मैंने आपसे सुबह ही बोला था कि चाय का सामान खत्म हो गया है, अब मैं चाय कहाँ से बनाऊंगी? हाँ अब तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरी एक चाय पीना भी तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता है क्या? माँ आप तो जानती हैं कि मैं किसी और फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता हूँ, जितना भी मैं कमा कर लाता हूँ उससे ही घर चलता है। और ऐसा नहीं है कि आपकी 1 कप चाय मुझे अच्छी न लगे, इतनी सर्दी है तो चाय तो सबको ही अच्छी लगती है। बेटा मैं तेरे से कुछ और तो मांग नहीं रही, सिर्फ चाय ही तो मांगती हूँ। माँ परेशान मत हो, मैं कल आपके लिए चाय का मसाला ले आऊंगा। और दूसरा दिन होता है, योगेश मजदूरी करके अपनी माँ के लिए चाय का सामान लेकर आता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? हाँ बेटा तू आ गया। आज मैं आपके लिए चाय का मसाला लेकर आया हूँ। अरे वाह, चाय का इतना सारा सामान ले आया, ये सामान तो बहुत दिन चलेगा। चाय का सामान देखकर पूनम खुश हो जाती है। तभी चिंटू आ जाता है और वो चाय का इतना सारा सामान देखकर बोलता है, अरे पापा आपको क्या चाय की दुकान खोलनी है जो दादी को इतना सारा सामान लाकर दे दिया है? अरे नहीं बेटा, दादी चाय ज्यादा पीती है ना, इसीलिए मैंने उन्हें चाय का सामान ज्यादा ला दिया है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सोनाक्षी आती है और बोलती है, योगेश जी वैसे चिंटू सही बोल रहा है, क्यों ना हम चाय की एक दुकान खोलें? माँ जी को तो चाय पसंद ही है और हम चाय से अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तुम भी कहाँ बच्चों की बातों में आ रही हो, छोड़ो ये सब, चलो खाना लगाओ। जी लगाती हूँ। उस दिन योगेश चाय की दुकान खोलने वाली बात को नहीं मानता और वो फैक्ट्री में मजदूरी करने चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। एक दिन फैक्ट्री में अचानक आग लग जाती है। आग लगने के कारण फैक्ट्री बंद हो जाती है। योगेश के पास अब कोई काम नहीं होता। मम्मी खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा को आ जाने दो बेटा, फिर मैं खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए। तभी योगेश घर आता है। योगेश जी आप आ गए, इतनी जल्दी कैसे? हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है। पर कैसे? और अब हम क्या करेंगे? और आपके काम का क्या होगा? फैक्ट्री में आग लगने की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई। योगेश जी अब क्या होगा? घर में राशन भी नहीं है और आपका काम भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? मम्मी पापा आप परेशान मत हो, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि हम मिलकर चाय की दुकान खोलते हैं। अभी सर्दियों का मौसम भी गया नहीं है। देख रही हो सोनाक्षी, चिंटू अब बड़ा हो गया है। सही कह रहे हैं आप, मेरा चिंटू शुरू से ही समझदार था। चाय की दुकान तो खोल लेंगे, पर कैसे? हमारे पास तो सिर्फ चाय का सामान है और कुछ नहीं। योगेश चाय की दुकान के लिए मान जाता है। फिर चिंटू अपने घर में रखी हुई एक पुरानी टेबल को घसीटता हुआ घर के बाहर ले आता है और बोलता
बोलता है। पापा, हम इस टेबल पर चाय की दुकान खोलेंगे। टेबल को देखकर योगेश और सोनाक्षी के मन में एक उम्मीद जागती है और वो चाय का सारा सामान और घर का चूल्हा उठाकर उसी टेबल पर रख लेते हैं। फिर वो अपनी चाय की दुकान शुरू करते हैं। योगेश चाय बनाकर सबको बुलाता है। चाय ले लो, मसाला चाय 5 रुपए में, चाय का कप, गर्मा गर्म चाय। योगेश की चाय भी बिकने लगती है और लोगों को पसंद भी आती है। इतनी ठंड में गर्मा गर्म मसाला चाय राहगीरों को अपनी ओर खींचती है। चाय बेचते बेचते दोपहर हो जाती है और पूनम बोलती है, अरे बहू, आज खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं? माँ जी, मैं खाना कैसे बनाऊँ? चूल्हा तो योगेश जी के पास है। मम्मी, अब तो मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम बताओ। बहू तू रुकना, अभी जाकर मैं योगेश से बात करती हूँ। पूनम योगेश के पास जाकर बोलती है, योगेश बेटा, आज हमें खाना मिलेगा या नहीं? मैं आपको रोक थोड़ी रहा हूँ, जाकर खाना खाओ। खाना बनेगा तभी तो हम खाएंगे, चूल्हा तो तेरे पास है। माँ, अभी चाय बिक रही है, लो आप भी एक कप चाय ले लो, खाना रात को ही खा लेना। ऐसा बोलकर योगेश अपनी माँ को अंदर भेज देता है और शाम हो जाती है। जैसे ही उसके ग्राहक आने कम होते हैं, वो चूल्हा अंदर जाकर रख देता है और खाना खाकर जब मीनाक्षी बर्तन धोती है तो चाय के बर्तन में जो भी चाय पत्ती बची होती है वो जाकर उसे आंगन में लगे नल के पास डालती है और सभी लोग सो जाते हैं। दूसरा दिन होता है। योगेश अपनी चाय की दुकान लगाकर बैठा होता है। तभी सोनाक्षी घर के काम करने के लिए नल से पानी भरने जाती है तो देखती है कि नल से पानी नहीं, गर्मा गर्म चाय निकल रही थी। योगेश जी, सुनो, जरा इधर आओ। योगेश वहाँ जाकर पूछता है, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? आप देखो, नल में से पानी की जगह चाय निकल रही है। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ, आप देखो तो इसे। तुम तो सही कह रही हो, इसमें से चाय आ रही है। योगेश बहुत हैरान होता है और चाय का बर्तन भरकर चाय बेचनी शुरू करता है। लोगों को चाय पसंद भी आती है और अब उसकी कोई लागत भी नहीं लगती। ऐसे ही उनकी गरीबी दूर हो जाती है और उनके घर में राशन की कोई कमी नहीं रहती।